हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11 का जो इंग्लिश का सिलेबस वर्ष 2023-24 के लिए जारी किया गया है, इसके हम लोग मॉडल पेपर को देखेंगे, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम और ईयरली एग्जाम 2023-24 में ऐसे मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेगा, जो कि यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया। यह इंग्लिश क्लास 11th का मॉडल पेपर है। आप हमारे चैनल पर जाकर के इंग्लिश क्लास 11th के प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री तथा ग्रामर के प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारे द्वारा इंग्लिश क्लास 11th एनसीईआरटी बेस्ड प्लेलिस्ट बनाया गया है, उस पर जाकर के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के आप हर चैप्टर को चेक कर सकते हैं। देखिए, वर्ष 2023-24 के लिए मॉडल पेपर दिया गया है क्लास 11th का इंग्लिश का। जैसा कि 10th में एमसीक्यूज बेस्ड पेपर आया करता था, उसी तरह से आपके 11th में भी स्टार्ट हो गया है एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आना। पूरा प्रश्न पत्र आपका 100 अंकों का होगा, जिसमें कि ये अलग अलग पार्ट दिया गया है। 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं और पार्ट बी डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन, जो कि आपके कॉपी में लिखना होगा। पार्ट ए में वही आपके प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री और ग्रामर पर आधारित जो एमसीक्यूज क्वेश्चन, जैसा कि हाई स्कूल में था, उसी तरह से 11 में भी स्टार्ट है। यहाँ पे आपको ओएमआर सीट प्रोवाइड कराया जाएगा, उसमें प्रत्येक दिए गए क्वेश्चन के आगे आपको सही विकल्प चयन करके गोला भरना है। देखिए पार्ट ए, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 1 से 3 तक आप पढ़ें और जवाब दें। अनसीन पैसेज यहाँ पर पहले दिया गया है, ये सारा जो जवाब देना है आपको एमसीक्यूज जो ओएमआर सीट दिया जाएगा उसी पर देना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड करेक्ट द आंसर गिवन फॉलो। देखिए बोल रहा है कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज बट ए बेड ऑफ थॉर्न्स। बताया जा रहा है कि जो जीवन है ये फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों का एक सेज है। इट इज फुल ऑफ डेंजरस एंड डिफिकल्टीज। ये जो जीवन है ना, ये खतरों और मुसीबतों से, परेशानियों से भरा पड़ा है। दे हैव टू बी दे हैव टू बी ओवरकम इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ। यदि हमें जीवन में सफल होना है तो इन पर हमें विजय प्राप्त करना होगा। इन द रेस ऑफ लाइफ वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क विच इज बट नेचुरल। माने ये जो जीवन है यहाँ, ये इसमें हमें रिस्क, खतरा तो लेना ही पड़ता है। खतरे से हमें अफ्रेड नहीं होना है, ये जो है प्राकृतिक चीज भी है। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर सफल होंगे। सक्सेस इन एनी वर्क इन लाइफ गोज टू दोज पर्सन हु वेलकम रिस्क। जो खतरों का स्वागत करता है, सफलता उसी के हाथ लगती है। तो इस तरह से हमें पैसेज पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ से देखिए, पैसेज में पहला क्वेश्चन क्या दिया रहा है, हाउ इज अ मैन्स लाइफ। माने मानव का जीवन कैसा। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो मानव का जो जीवन है वो थार्न है, कांटों से भरा हुआ है, बेड ऑफ थॉर्न्स। बी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, बेड ऑफ थॉर्न्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या दिया कि व्हाट शुड वी डू टू सक्सेस इन लाइफ। अब पैसेज पढ़ने के बाद देखेंगे कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए। यदि सफल होना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। तो हमें देखिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, जैसा कि इस पैसेज में कहा गया। यदि सफल होना चाहते हैं तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो पहला वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, टेक द रिस्क। अब क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि व्हाट डू ब्रेव हार्ट अचीव। माने साहसी हृदय वाले व्यक्ति क्या चीज़ प्राप्त करते हैं। तो जब पैसेज हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर पाएंगे, देखिए लास्ट में लिखा है कि बट ब्रेव हार्ट अचीव फेम एंड ऑनर, यानी कि ख्याति और सम्मान प्राप्त करते हैं जो साहसी हृदय वाले होते हैं। तो यहाँ पे फेम भी सही हो जाएगा, या ऑनर भी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी कि डी वाला आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि देखिए यहाँ पर ग्रामर से दिया गया है, क्या त्रुटि है उसको सही करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग। रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर कम। व्हिच वर्ड इज इन द एबव सेंटेंस इज एन एरर। कहाँ पर मिस्टेक किया गया है। देखिए रोहित हैज गॉन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बता रहा है। रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर कम यहाँ पर दे दिया है। देखिए पास्ट टेंस में है तो यहाँ पर कम को केम होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो मिस्टेकिंग किया है कम में, ये डी वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा, यही एरर दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। देखिए लिखा है कि द फ्रेज, ये जो फ्रेज वाक्यांश दिया गया है, ऑन द वेन मीन्स। ऑन द वेन का मतलब क्या होता है। ऑन द वेन का मतलब होता है कोई चीज़ पतन होना, नष्ट होना, विनाश होना। तो इंक्रीजिंग होगा, डेवलपिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, स्ट्राइकिंग होगा। तो डिक्रीजिंग होगा, किसी चीज़ का विनाश होना, पतन होना, सी वाला आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखें, द साइनोनिम ऑफ डिस्पाइस। डिस्पाइस माने होता है किसी चीज़ का घृणा करना, नफरत करना। तो साइनोनिम पूरा पर्यायवाची शब्द, तो इसका हेट हो जाएगा। बी वाला यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, हेट। साइनोनिम पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है, एंटोनिम पूछ रहा था। एंटोनिम ऑफ सीवर या सही भी या रिसीवर माने होता है कोई चीज़ बहुत गंभीर होना।
तो भारीपन या गंभीर होना, तो इसका जो विलोम होगा, एंटोनिम होगा, वो माइल्ड होगा, हल्कापन होना। ए वाला आपका राइट हो जाएगा चारों विकल्प में, सतवां का ए। और अगला दिया है कि अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव इन लुक्रेटिव पोस्ट इज कॉल्ड। देखिए, लुक्रेटिव माने होता है लाभकारी, पोस्ट माने पद होता है, फेवर माने पक्ष लेना, अनड्यू माने अनुचित रूप से, रिलेटिव माने अपने सगे संबंधियों के लिए। तो अपने सगे संबंधियों के लिए कोई लाभकारी पद है तो आप उसी का पक्ष ले रहे हैं, जबकि ये अनुचित है, गलत है। तो क्या कहलाता है इस तरह की चीज़ें? कस्टिसिज्म कहलाती है, माने जातिवाद, इंडिविजुअलिज्म व्यक्तित्ववाद, सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षवाद, नेपोटिज्म भाई भतीजावाद। तो यहाँ डी वाला आपका राइट हो जाएगा। तो अपने सगे संबंधियों की हित की बातें करना किसी पद के लिए, लाभकारी पद के लिए, तो वहाँ वही हो जाएगा भाई भतीजावाद यानी निपोटिज्म। डी वाला आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन चेक करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 से 13 तक देखिए, प्रोज पर हमारे जो इंग्लिश प्रोज है क्लास 11th का, इसी पर आधारित ऑप्शन दिया गया। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पहला 9th क्वेश्चन दिया है, 9th वाला, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज राइटन बाई। तो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो पहला चैप्टर है आपके प्रोज का, एक खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, अर्थात इसमें जो विकल्प बी है वो राइट हो जाएगा आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, हु सेड वी आर सिंकिंग। ये कौन बोला था कि हम लोग डूब रहे हैं? देखिए, जो दूसरा चैप्टर है आपके प्रोज का इंग्लिश क्लास 11th का, वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई, इफ में इस चैप्टर में जो मैरी है वही बोल रही थी उस वक्त कि हम लोग खतरे में हैं, डूब रहे हैं। बी वाला राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला तीसरा दिया है देखिए 11th का, हु वाज टूटंखम। टूटंखम टूटंखमम कौन था? यानी कि जो चैप्टर है आपका टूट्स वाला, किंग टूट्स आपके प्रोज का, तो उसमें टूट की बात किया रहा है, जो कि एक मिस्र का वो अंतिम शासक था और अपने उस परिवार का अंतिम शासक होने के साथ साथ वहाँ का राजा भी था। एन इजिप्शियन किंग्स, इस सी वाला आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न 13 देखिए दिया है कि हु इज द, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ये दिया है कि व्हेन डिड ग्रीन मूवमेंट्स स्टार्ट, यानी कि हरित आंदोलन, हरियाली आंदोलन कब स्टार्ट किया गया? एक ग्रीन मूवमेंट चैप्टर का है, तो वो लगभग 25 वर्ष पहले स्टार्ट किया गया था, नियरली 25 ईयर्स एगो। सी वाला यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, जो सी विकल्प है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, हु इज द नेम ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी द एडवेंचर। तो जो एडवेंचर चैप्टर है उसका जो नायक है, नायक कौन है? वो प्रोफेसर गंगाधर पंत उसमें बताया गया है। बी वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 14 से लेकर के 15 तक ये हमारे पोइट्री पर आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं। एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन दिया है। 14वां दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए 14 दिया, हाउ मेनी पीपुल वेयर इन द फोटोग्राफ। जो पहला पोएम है आपके बुक का इंग्लिश क्लास 11th का, तो वो पूछ रहा है कि इस फोटोग्राफ चैप्टर में कितने लोग आखिर शामिल हैं। तो उसमें हम बता दें कि उसमें 3 लोग शामिल हैं, 2 चचेरी बहनें हैं, साथ ही साथ उसकी मदर भी है, अर्थात इसमें डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, 3%। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज इंजन इन द पोयम। तो देखिए वो पोयम है लेबरनम ट्री का। लेबरनम ट्री, अमलतास का वृक्ष, उसको जो है एक इंजन की तरह उसमें जिक्र किया गया है। जब गोल्डफिंच पक्षी कोई आती है तो पूरा जो अमलतास का पेड़ है वो हलचल हो जाता है, वहाँ पर कंपित होने लगता है, सजीव होता है। ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा 15वां का। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक दिया है, करेक्ट द आंसर। देखिए यहाँ पर आपके स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री पर आधारित एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। 16 का दिया कि वेयर डिड एरम लिव। अरम कहाँ रहता था? तो अरम जो उसका परिवार था वो जो है ना, वालनट जो एक शहर था एट द एज ऑफ टाउन, उस सिटी के एक छोर पर, तो वहाँ पर उस नगर में वो रहा करता था। बी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। 17वां दिया है, इन टोटल हाउ मेनी टाइम्स डिड द आथर विजिट द गिवन एड्रेस। ये आपके मार्गो मिनको जी का है, सप्लीमेंट्री का सेकंड चैप्टर द एड्रेस। इसमें जो मार्गो मिनको हैं 2 बार जीवन में वो भ्रमण करती है अपने उस मदर के बताए गए उस पते पर, जहाँ पर उनकी बिलोंगिंग्स यानी वस्तुएं रखी गई थी, ट्वाइस, यानी कि बी वाला विकल्प यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हाउ डज द ऑथर्स डिस्क्राइब्स मिसेस फिट्जराल्ड। ये मदर्स डे चैप्टर का है आपके सप्लीमेंट्री विस्तास का, जिसमें उस स्नैपशॉट के उस चैप्टर में मदर्स डे में बताया गया है कि एक श्रीमती पियर्सन होती है और एक फिट्जराल्ड। फिट्जराल्ड उसकी पड़ोसन होती हैं, जो कि बहुत ही भयावह और बहुत ही मजबूत कद की औरत होती हैं। तो उनका जो पर्सनालिटी है बहुत ही सिनिस्टर लुकिंग है। बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। सी यानी बी अर्थात सिनिस्टर, सिनिस्टर माने भयावह प्रवृत्ति की उनकी जो है पर्सनालिटी है। और क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हु वाज वेटिंग फॉर एंड्रयू एट मिडनाइट। एंड्रयू एट मिडनाइट का जो
इंतजार कर रहे थे वो मार्गन थे, जो मार्गन, अर्थात ए वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा, ए वाला। इसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज का क्या दिया गया है कि हु पास्ड द सिटी गेट। जो चैप्टर आपके इसमें दिया गया है सिटी गेट, उसको कौन क्रॉस किया था, कौन पास, तो उसमें बताया गया है एन इडियट जो था वह सिटी गेट को क्रॉस किया था, पास्ट किया था। एन इडियट, बी वाला विकल्प आप राइट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए जो पार्ट बी है इंग्लिश 11th का, जो पार्ट बी सेक्शन पार्ट बी है, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का है। इसमें सेक्शन ए रीडिंग स्किल है, सेक्शन बी राइटिंग स्किल है, सेक्शन सी ग्रामर है, सेक्शन डी क्या है, लिटरेचर है। तो सेक्शन बी जो रीडिंग स्किल है, अनसीन पैसेज देकर के इस पर आधारित आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। देखिए पूरा पैसेज दिया, रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये लिखा है कि ए कन्वर्सेशन स्किल इज वन व्हिच मेनी ऑफ अस नाउ सीम टू लैक। माने ये बोलने की जो स्किल होती है, हम वार्तालाप कैसे करते हैं किसी दूसरे के सामने, हमारे में बहुतों में बहुत कमी होती है कहीं ना कहीं। हाउ एवर वन कैन इजली लर्न दिस डाइंग आर्ट। तो यह बहुत ही आसानी से सीखा जा सकता है अपने इस कम होते हुई कला। एंड हैव कंस्ट्रक्टिव एंड इंजॉयबल कन्वर्सेशन विथ अदर्स। हम दूसरों के साथ बड़े ही आनंदपूर्वक, रचनात्मक ढंग से, रोचक तरीके से वार्तालाप करना सीख जाते हैं। लेकिन मोनोलाग नहीं होना चाहिए, जीवन में एकाकी एकाकी लाप नहीं होना चाहिए, यानी कि बातचीत करने के लिए कम से कम दो लोग तो होने जरूरी है, डबल मोनोलाग नहीं। ये अकेला पर्सन कोई बात नहीं कर सकता। और दूसरा जो बैड वर्ड्स हैं इनसे भी हमें बचना चाहिए बातचीत करने की सरलता में। तो पूरा इस तरह से देखिए पैसेज दिया है, ऐसे अनसीन पैसेज को हमें सावधानी से पढ़ लेना होता है, और जो नीचे क्वेश्चन दिया होता है इन्हीं पैसेजेस के आधार पर हमें उत्तर लिखने पड़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए दिया गया है, पहला दिया कि व्हाट आर द बेसिक नीड्स ऑफ गुड कन्वर्सेशन। माने कि एक अच्छे कन्वर्सेशन के लिए, वार्तालाप के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा क्या बेसिक नीड्स होती है। तो जानते हैं बेसिक नीड यही होता है कि हम पहले दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुने, फिर उसको उस बात के अनुसार बीच-बीच में बोलते रहें। ये बैलेंस बनाना ज़रूरी है। तो वन नीड्स टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन टॉकिंग एंड लिसनिंग। दूसरा देखिए कि व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन गुड कन्वर्सेशन। एक अच्छे कन्वर्सेशन में हमें किन चीज़ों को अवॉइड कर देना चाहिए। तो जो बैड वर्ड्स हैं, बैड वर्ड्स और मोनोलाग, मोनोलाग मतलब एकालाप, अकेला तो कोई कुछ कर नहीं सकता, बोल नहीं सकता। तो मोनोलाग एंड बैड वर्ड्स वी शुड अवॉइडेड फॉर गुड कन्वर्सेशन। तीसरा दिया है कि हाउ कैन कन्वर्सेशन बी मेड इफेक्टिव। एक वार्तालाप को कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है। देखिए मधुर चीज़ें, अपने मधुर भाषी होकर के और मित्रवतपूर्वक बातें करके हम इफेक्टिव बना सकते हैं। बाई कन्वर्सेशन बी मेड बाई प्लीसेंट एंड फ्रेंडली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कि व्हाट रोल डज वोकेबुलरी प्ले इन हनिंग वंस कन्वर्सेशन स्किल्स। जो हनिंग वर्ड है, जो वोकेबुलरी शब्द हनिंग आया है, देखिए HONING। हनिंग का मतलब किसी भी चीज़ पर पकड़ आपकी कितनी है। तो शब्दों पर यदि हमारी पकड़ है तो हमें वार्तालाप करने का एक तौर तरीका देता है। इट विल हेल्प यू डेवलप अ वे विथ वर्ड्स एंड अलाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ मोर इजली द सेंटेंस। तो ज़्यादा से ज़्यादा यदि शब्द आपको मालूम है तो आप अच्छे से वार्तालाप कर ले जाएंगे किसी भी संदर्भ में। अथवा दिया है कि पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम, यानी कि यहाँ पर होमोफोन्स पूछ रहा है। लैक माने देखिए कमी होता है, लैक इम्प्टी, लैक का इम्प्टी कर सकते हैं, रिक्तता। और आगे लिखा है कि चेरीमेस्टिक, चेरीमेस्टिक मतलब कि चेरीमेस्टिक, चेरिस्मेस्टिक का मतलब बहुत ही प्यारा सा, क्यूट जिसको कह सकते हैं। अब सेक्शन बी का यहाँ पर देखिए राइटिंग स्किल में आपको ऐसे यहाँ पर दिया हेल्थ इज वेल्थ, प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन आपको कंप्लीट करना है क्रिकेट मैच पर, कोई इस तरह से आपको ऐसे देखने को मिलेगा। इनको आप बना बना करके भी लिख सकते हैं, हमारे चैनल पर विजिट भी कर सकते हैं। हेल्थ इज वेल्थ जानते ही हैं कि रियली हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। विदाउट हेल्थ वी कैन नॉट डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए हमें फ्रेश एयर चाहिए, प्योर डाइट चाहिए, नरिश डाइट चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन ये हम अपने चैनल पर बता चुके हैं, जा करके देख सकते हैं। तीसरा दिया है देखिए राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी।
माने आपको शिकायत करते हुए पत्र एडिटर को लिखना है, समाचार पत्र के प्रकाशक को लिखना है, यह शिकायत करते हुए कि आपके आसपास जो एरिया है वो बहुत बार जो लाइन होती है इलेक्ट्रिसिटी बहुत प्रायः चली जाती है, उसके संदर्भ में आपको शिकायती पत्र लिखना है। ये भी हम अपने चैनल पर कवर किए हैं, जाकर के विजिट कर सकते हैं। अथवा नीचे वाले दिया है कि राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र लिखना है, न्यूइसेंस कास्ट बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एट द नाइट। माने रात के समय आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, उस वक्त जोर जोर से लाउड स्पीकर बजते हैं, जिससे आपको डिस्टर्बेंस होती है, और इस संदर्भ में आप शिकायती पत्र लिखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखिए सेक्शन सी ग्रामर, देखिए चौथा का ये दिया चेंज इनटू इनडायरेक्ट में चेंज करना है। पहला दिया कि यू सेड टू मी आई एम सच टायर्ड, आई एम मच टायर्ड। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो said टू है असर्टिव सेंटेंस में प्रयोग किया गया है। said टू को आप टोल्ड में बदल देंगे, यू टोल्ड मी दैट यू वेयर मच टायर्ड हो जाएगा। यहाँ पे आई जो फर्स्ट पर्सन है उसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, यू के अनुसार, तो यू हो जाएगा यू, साथ वेयर लगाएंगे तो यू वेयर मच टायर्ड हो जाएगा। सेकंड दिया है द मास्टर सेड टू द सर्वेंट डू नॉट यू ईवर ट्राई टू चीट मी, मुझे कभी धोखा देने का प्रयत्न मत करो। ये आपका रीऑर्डर ऑर्डर इसमें दिया गया है, इम्परेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट नॉट टू ट्राई टू टीच हिम, ट्राई टू चीट हिम कि पर्सन इत्यादि में परिवर्तित करेंगे तो मी के अनुसार मास्टर के लिए हिम हो जाएगा। अब बी का देखिए कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। दिस सूप इज वेरी कोल्ड फुल स्टॉप आई विल नॉट टेस्ट इट, इसको सिंथेसिस करना है। तो देखिए ये सूप जो है, ये जूस जो है बहुत ही ठंडा है, मैं इसे नहीं चीखूंगा। तो क्या हो जाएगा आई विल नॉट टेस्ट दिस कोल्ड सूप हो जाएगा। इस तरह से भी बदल सकते हैं जब आप सिंथेसिस करेंगे सिंपल सेंटेंस में, तो आई विल नॉट टेस्ट दिस कोल्ड सूप, या इस तरह से भी हो जाएगा दिस सूप इज टू कोल्ड टू टेस्ट इट। और दूसरा दिया है कि दिस इज एन ओल्ड बिल्डिंग आई लिव्ड हियर। देखिए इसको कम्प्लेक्स सेंटेंस में तो हाउ हेयर विच जो रिलेटिव शब्द एडजेक्टिव क्लाज होते हैं उसका प्रयोग करेंगे, या फिर प्लेस के लिए वेयर भी लगा सकते हैं। तो इसका हो जाएगा दिस इज एन ओल्ड बिल्डिंग वेयर आई लिव्ड, वेयर आई लिव्ड। देखिए सी का दिया है यहाँ पर चेंज इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यहाँ से इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना। माई ड्रेस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल ड्रेसेस, ऑल ड्रेसेस। तो इसको जब हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो एज का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑल ड्रेसेस, ड्रेसों की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसके लिए वेरी फ्यू ड्रेसेस आर एज ब्यूटीफुल एज माई ड्रेस, वेरी फ्यू ड्रेसेस आर एज ब्यूटीफुल एज माई ड्रेसेस, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे। दूसरा है हु कैन हेट स्मॉल चिल्ड्रेन, यदि इसको अफर्मेटिव में बनाने की कोशिश करें तो इसमें हो जाएगा, चूंकि दिया है कि हु कैन हेट स्मॉल चिल्ड्रेन, को इंट्रोगेटिव है, इसको जब अफर्मेटिव में सुधारेंगे तो हो जाएगा एवरीबॉडी लव्स स्मॉल चिल्ड्रेन, अर्थात हर लोग छोटे बच्चों को प्यार करते हैं। डी का देखिए देखिए करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, दिस इज ए ब्लंडर मिस्टेक, माने बहुत बड़ी ये गलती है। इसमें जो त्रुटि किया गया है, देखिए ब्लंडर और मिस्टेक दोनों माने ही गलती ही होता है, तो इसमें एक ही बार इस ब्लंडर को ही हमें यूज करना पड़ेगा, एक शब्द को एक ही बार, क्योंकि दोनों ही डिजेक्टिव वर्ड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दिस इज ब्लंडर, दिस इज ब्लंडर। और दूसरा क्या देख इफ ही विल आस्क मी आई विल हेल्प हिम, यदि वह मुझसे पूछेगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, तो इसको आप इस तरह से बैठा सकते हैं आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प हिम इफ ही विल आस्क मी। अब क्वेश्चन नंबर ई का देखें, यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन गिवन योर सेंटेंस इन द देयर डिफरेंस मीनिंग्स। अब यहाँ से होमोफोन्स टाइप के हैं, देखिए बियर और बेयर दिया है, बी ई आर, बियर माने भालू भी होता है, बियर माने सहन भी होता है, तो कोई भी आप यूज कर सकते हैं। आई कैन नॉट बियर दिस इंसल्ट, मैं इस अपमान को सहन नहीं कर सकता। दूसरा दिया है बेयर, बी ए आर ई, तो इसका बदल सकता है आई वेंट टू होम बेयर फीट, मैं नंगे पर बिना जूते चप्पल के घर गया। अगला देखिए फेट और फेट, एफ ए टी, फेट माने होता है देखिए भाग्य, लक, भाग्य, तो कोई भी आप यूज कर सकते हैं, दिस इज योर फेट। और दूसरा दिया है फीट, फेट एफ ए टी, फेट माने होता है उत्सव, तो दिस इज फेट ऑफ फेयर, यह उत्सव का पर्व है, मेले का पर्व है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, 5 नंबर का है। देखिए यहाँ पर साहित्य टाइप का दिया है कि भारत के पवित्र धार्मिक साहित्य में, भारत के पवित्र धार्मिक साहित्य में
आध्यात्मिक उन्नति के लिए भारत के ऋषियों, महर्षियों तथा विद्वानों ने जो नियम निर्धारित किए हैं, जो नियम निर्धारित किए हैं वो वे संसार के इतिहास में अद्वितीय है। देखिए, भारत के पवित्र धार्मिक साहित्य में आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो इन इंडियाज सेक्रेड रिलीजियस लिटरेचर फॉर द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इंडियाज, फॉर द स्पिरिचुअल माने आध्यात्मिक प्रोग्रेस माने उन्नति के लिए, फॉर द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इंडियाज ऋषिज महाऋषिज एंड लर्नड, और विद्वानों ने एंड लर्नड फेलोज हैव मेड रूल्स, जो नियम बनाए, हैव मेड रूल्स व्हिच आर यूनिक इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कि संसार के इतिहास में अद्वितीय है। व्हिच आर यूनिक इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, आगे लिख रहा है कि भारत का साहित्य हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर तथा दशरथ जैसे महापुरुषों के चरित्रों से भरा पड़ा है। दशरथ जैसे महापुरुषों के चरित्रों से भरा पड़ा है। तो इंडियन लिटरेचर इज फुल of character of great people like Harishchandra, Yudhishthira, Dasarath, who sacrificed their life। क्या लिखा है? जिन्होंने सत्य की वेदी पर अपने जीवन की बलि दे दी थी, यानी कि who sacrificed their life for sake of truth, for sake of truth। आगे लिखा है कि उन्होंने स्वार्थ की भावना का पूर्ण रूप से परित्याग कर वास्तविक सभ्यता के द्योतक वसुधैव कुटुंबकम के उच्च सिद्धांत को अपना लिया था। उन्होंने स्वार्थ की भावना का पूर्ण रूप से परित्याग कर, स्वार्थ की भावना का पूर्ण रूप से परित्याग कर मतलब दे अबॉन्डन्ड फुल्ली माने पूर्ण रूप से, दे अबॉन्डन्ड फुल्ली द फीलिंग ऑफ सेल्फिशनेस, स्वार्थपन, सेल्फिशनेस एंड एडॉप्टेड द सिंबल ऑफ रियल सिविलाइजेशन वसुधैव कुटुंबकम, रियल सिविलाइजेशन वसुधैव कुटुंबकम। यह वह समय था जब भारतवर्ष समस्त संसार को न केवल अपनी धार्मिक तथा आध्यात्मिक शिक्षाओं द्वारा अपितु विज्ञान, कला, कौशल, उद्योग धंधों द्वारा उपकृत करता था। यह वह समय था जब भारतवर्ष समस्त संसार को न केवल, तो दिस वॉज द टाइम व्हेन नॉट ओनली बाय रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन बट बाय साइंस, आर्ट्स एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, अर्थात उद्योग धंधों द्वारा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, सी ऑब्लिज्ड द होल वर्ल्ड, पूरे संसार का उपकार करता था, कृपा करता था। आगे लिखा है, भारतीय विद्वता का पौधा जिसको प्राचीन विद्वानों ने अपने परिश्रम से सींचा था, आज दिनों दिन सूखता जा रहा है। नाउ दिस प्लांट ऑफ इंडियन विजडम इज फेडिंग अवे डे बाय डे, which was watered by the ancient scholars माने हमारे प्राचीन विद्वानों के द्वारा वाटर्ड माने सींचा गया था। अब देखिए, यहाँ से जो सेक्शन डी शुरू होता है लिटरेचर, आपके प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री का 6वां क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, 40 वर्ड्सों में जवाब देना है। यहाँ पे ए वाला देखिए कि व्हाई कुड द ग्रैंड मदर नॉट वॉक स्ट्रेट, ये पहला ही चैप्टर है माई ग्रैंड मदर, जिसमें जिक्र किया गया है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी चैप्टर का। इसमें पूछ रहा है कि जो दादी माँ है वो सही से चल क्यों नहीं पाती। देखिए, उनका बहुत काफ़ी समय से बुढ़ापापन आ गया था, शरीर झुक गया था, बॉडी उनका जो वेस्ट था, एक हाथ उनका कमर पर रहा करता था, ये सभी वजह थी, झुक कर चला करती थी। तो ड्यू टू लॉन्ग टाइम हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम करते करते लंबे वक्त से, सी गॉट सम ट्रबल इन हर बैक, उनके पीठ में, बैक में कुछ परेशानी आई थी। सी हैड टू मेक मूव्स लाइक दैट कीपिंग वन हैंड ओवर हर बेंट वेस्ट, अपने उस झुकी हुई कमर पर रखा करती थी एक हाथ को। आगे देखिए कि हाउ डिड
दे सेलिब्रेट द क्रिसमस हॉलीडे। ये जो है ना, इफ़ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, प्रोज का सेकंड चैप्टर आपके क्लास 11th का, तो उसमें किस क्रिसमस जो पर्व है, जो छुट्टियां क्रिसमस का पर्व होता है, जो कि समुद्री सफ़र पर निकल पड़े हैं, पूरा जो नरेटर था, कथाकार था, उसका जो परिवार था, लेकिन क्रिसमस के पर्व को जोशो और जुनून से मनाया गया। तो द नरेटर सेलिब्रेट्स वंडरफुली वे क्रिसमस हॉलीडे डिस्पाइट वेरी बैड वेदर। हालांकि बहुत ख़राब मौसम था, इसके बावजूद भी। अगला दिया कि व्हिच मोमेंट्स भी वाला, देखो व्हिच मोमेंट्स डज नानी फालिकी वाला रिफर्स टू एक ग्रीन मोमेंट्स चैप्टर का है आपके अप्रोच का, तो उसमें हरियाली आंदोलन की बात किया जा रहा है। तो ग्रीन मोमेंट्स वाज स्टार्टेड 25 ईयर्स एगो इन 1972 एट न्यूजीलैंड। अथवा अगला क्वेश्चन दिया कि व्हाट प्लान ऑफ एक्शन हैड प्रोफेसर गैटोंडो अराइव्ड एट। ये जो क्वेश्चन है आपके द एडवेंचर चैप्टर का लिया गया है प्रोज का। तो इसमें बात किया जा रहा है कि जो प्रोफेसर गेटोंडो थे, गेटोंडो किस प्रकार की कार्य योजना बनाते हैं, कौन सी कार्य योजना पर वो पहुँचे। तो इसका आंसर आपका यही होगा कि प्रोफेसर गेटेंडो हैड डिसाइडेड टू गो टू अ बिग लाइब्रेरी एट बॉम्बे एंड ब्राउज थ्रू हिस्ट्री बुक्स। तो प्रोफेसर गेटेंडो बम्बई के एक बड़े पुस्तकालय में जाने और इतिहास के पुस्तकों के माध्यम से वो डिसाइड किए थे आगे स्टडी करने का। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके हमारे चैनल पर देखने को मिल सकता है, हमारे द्वारा सॉल्व करवाया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 7वां, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 80 वर्ड्स। ए लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया कि राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर। ये पहला चैप्टर आपके प्रोज का, खुशवंत सिंह की दादी माँ का औपचारिक चित्रण बताना है, उनके बारे में बताया गया है। तो उसमें बताया गया कि द ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह लिव्ड इन अ विलेज होम विथ हिम। जो खुशवंत सिंह की दादी माँ थी, वे आपके गांव में ही रहा करती थी खुशवंत सिंह के साथ। सी वाज वेरी ओल्ड लेडी फॉर द 20 ईयर्स। 25 वर्षों से बूढ़ी औरत थी। हर फेस वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड आल्सो फुल ऑफ रिंकल्स। हालांकि मधुर था लेकिन उन पर झुर्रियाँ आ गई थी। बट सी वाज नॉट बैड फ्रॉम इनर हर्ट। सी वाज अ रिलीजियस लेडी, एक धार्मिक औरत थी। हर लिप्स ऑलवेज मूव्ड इन साइलेंट प्रेयर, हमेशा खामोशी में प्रार्थना करती रहती थी। सी वाज बिजी बिजी इन टेलिंग्स द बेड्स ऑफ हर रोसरी, हमेशा माला जपती रहती थी। एंड सी एल्सो वोक अप द आथर खुशवंत सिंह एट राइट टाइम टू गो टू स्कूल, जाने के लिए उसकी प्रिपरेशन भी किया करती थी। इस तरह से हमें जवाब देना है। अथवा बी वाला दिया है कि गिव अ शार्ट अकाउंट ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ टूट्स बॉडी। ए किंग टूट्स चैप्टर से है आपके प्रोज का 3rd चैप्टर जो दिया गया है, उसमें टूट का जो शव था, मम्मी था, उसके बारे में जिक्र करना है। तो उसमें बताया गया कि जो टूट थे वो किशोरावस्था में मर गए थे कतिपय कारणों से, और उनकी खोज चल रही थी कि आखिर किस वजह से मर गया, जो कि अपने परिवार का अंतिम और पावरफुल फैमिली का शासक था। इजिप्ट मिस्र देश में रहा करते थे और बड़े ही मार्मिक ढंग से उसके शव को हटाया गया था। और उसमें जिक्र किया गया था कि किशमिशें और तमाम उसके रोज़मर्रा के चीज़ें दफनाई गई थी उसके शव के साथ। और किशमिशें जो थी हार्डन हो गई थी, इनको चीजेल यानी कि छेनी से काटना पड़ा था अलग करने के लिए। बाद में उनके जो शव था उसका एक्सरे किया गया और जो हावर्ड कार्टर थे एक्सरे इत्यादि करवाए। इसके बाद में स्पष्ट हुआ कि उनकी ब्रेस्ट बोन थी, आगे का जो ब्रेस्ट बोन था वो गायब हो गया। फिर सीटी स्कैन कराया गया, तब जाकर के उनके रहस्य का पता चला और सभी लोग शांत हुए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पोइट्री का ये क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम। तो ये जो फोटोग्राफ पोएम है, फोटोग्राफ में जो कार्डबोर्ड का यूज किया गया है, कार्डबोर्ड का मतलब होता है गत्ता। कार्डबोर्ड का मतलब कोई गत्ता जिस पर की फोटोग्राफिंग की जाती है। तो इन द पोएम द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट अ फ्रेम्ड पिक्चर इन हार्ड पेपर सीट हंग एनीवेयर ऑन द वॉल, जिसको किसी दीवार के सहारे लटका दिया जाता है कोई फोटोग्राफ। अथवा दिया है कि व्हाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट। यह जो क्वेश्चन दिया गया है ये द लेबरनम टाप का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए बताया गया कि व्हाई इज द इमेज ऑफ इंजन इवोक्ड बाय द पोएट, यानी कि जो कवि है, कवि के द्वारा इंजन के चित्र की जो कल्पना है वो क्यों की जाती है। कवि के द्वारा इंजन के चित्र की इसमें इवोक्ड यानी कि कल्पना क्यों किया जाता है। तो देखिए किसी इंजन को चलाने के लिए उसको चलाने के लिए किसी एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसके लिए फ्यूल चाहिए। तो इस चैप्टर में जो लेबरनम टाप है, जो अमलतास का पेड़ है, उसको कंपन करने के लिए, चलाने के लिए गोल्डफिंच पक्षी की आवश्यकता होती है। तो इंजन इवोक्ड इट मीन्स द गोल्डफिंच बर्ड्स इज नीड फॉर द लेबरनम ट्री। अगला क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पर दिया है
8वां का बी कि व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन। अर्थात यहाँ पर पूछ रहा है कि जो स्ट्रेंज टू टेल है इसका क्या आशा है। ये जो वर्ड्स दिया गया है ये आपके पोइट्री का द वॉइस ऑफ द रेन चैप्टर से है, जिसमें बताया गया कि जो रेन है वो कवि को जवाब दे रहा है। जहाँ पर कवि वर्षा से पूछ रहा है कि आखिर बताओ तुम कौन हो, तो वर्षा बता रही है कि मैं आसमान से गिरती हुई वो बूंदें हैं जो वर्षा की आवाज होती हूँ और पृथ्वी के जीवों को जीवित करने के लिए आती हूँ। अथवा दिया है कि व्हाट इज द पोएट्स फीलिंग टूवर्ड्स चाइल्डहुड। अपनी बाल्यावस्था के प्रति चाइल्डहुड चैप्टर का है आपके पोएम का। तो चाइल्डहुड के प्रति पोएट की क्या फीलिंग है, क्या भावनाएं हैं। तो पोएट को यही लगता है कि मैंने अपने तो बचपन को खो दिया, मुझे पता ही नहीं चला मेरी बचपन कब चली गई। तो द पोएट्स थिंक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड विथ नॉस्टैल्जिया विथ वेरी सैड, बड़े ही उदासीता पूर्वक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सेंट्रल आइडिया आपको एक देना है, हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ए फोटोग्राफ, द लेबरनेंट ऑफ द वॉइस ऑफ द रेन, तीनों में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ए आपके सप्लीमेंट्री का दिया गया है। लिखा है कि हाउ डिड अरम द नरेटर फेयर इन हिज सोलो राइड। माने कि जो अरम है उस चैप्टर में, समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, अरम और मुराद दोनों। तो अरम जो है वो अपने उस यात्रा का, फेयर का, किस प्रकार से, अपने उस एकाकी यात्रा का किस प्रकार से जिक्र करता है। तो उसमें बताया गया कि वो घोड़े पर तो बैठ जाता है, पीछे से लात मारता है, घोड़े को सही से चला नहीं पाता, घोड़ा तेजी से भागने लगता है और वो गिर जाता है, लेकिन फिर सीख नहीं पाता आखिरकार। तो द नरेटर अरम सैट ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स विथ फियर, देन ही किक्ड इट, उसको लात मारता है घोड़े को चलाने के लिए। द हॉर्स रीच्ड डायरेक्ट टू द वाइन यार्ड, उस लता की तरफ जाता है, एंड देन इरिगेशन डीच, उस सिंचाई नाले की तरफ जाता है, एंड विथ द रेस ही फेल डाउन बट ही कुड नॉट लर्न टू राइड लाइक मुराद, लेकिन वह मुराद की तरह घोड़ा सवारी करना सीख नहीं पाता। अगला लिखा है कि व्हेन डिड नरेटर बिकम क्यूरियस अबाउट हर मदर्स पोसेशन। अपने मदर की बिलोंगिंग्स जो वस्तुएं थी उसको जानने के लिए कब उत्सुक हुई। जो मार्गमिन को है आपके सेकंड चैप्टर एड्रेस में जाकर के हमारे चैनल पर देखें। अथवा यहाँ पर मिसेस फिट्जराल्ड, हाउ आर मिसेस पर्सन्स पियर्सन्स एंड मिसेस फिट्जराल्ड कंट्रास्टेड, एक दूसरे से किस प्रकार से तुलना किए गए, मदर्स डे चैप्टर का है। उसमें बताया गया है कि जो मिसेस पियर्सन्स थी वो बहुत ही मधुर औरत थी, वेरी प्लेसेंट लेडी बट वरीड लुकिंग वोमेन, बहुत चिंतित दिखने वाली पियर्सन जो थी मिसेस पियर्सन, क्योंकि उसके परिवार वाले जो थे काफ़ी उनको परेशान कर रहे थे, तंग कर रहे थे, उनके बेटे, उनके पुत्री और उनके जो पति थे। बट मिसेस फिट्जराल्ड इज ओल्डर, हाइवियर एंड स्ट्रांग सिनिस्टर पर्सनालिटी, बहुत ही हैवी, भारी भरकम और भयावह प्रवृत्ति की औरत थी, जिसकी मदद से वो जो पियर्सन थी वो अपने परिवार वालों को सबक सिखाती हैं। अगला थी कि हाउ डिड एंड्रयू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस कम हैंडी। क्वेश्चन हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इस तरह से दिया है कि आंसर एनी वन ऑफ इन 80 वर्ड्स। व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ कजिन्स मुराद, कजिन मुराद का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आप देखें। व्हाट डू यू थिंक मेक्स द टेल ऑफ मिलन सिटी इंटरेस्टिंग। आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। सो वेरी वेरी थैंक्स।